हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए हम लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला देखिए दिया है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत या सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। देखिए पहला दिया है, कथन दिया है आनुवंशिकता से, दूसरा कथन दिया है शिक्षा से, तीसरा कथन दिया है संस्कृति से, चौथा दिया है सामाजिक नीतियों से। तो देखिए इसमें जो है विकास को जो प्रभावित करता है वो है आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से। इन चारों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी देखिए इसका राइट हो जाएगा। विकास इन सभी से प्रभावित होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, अर्थात बच्चों का जो है विकास होता है किस प्रकार से होता है, इसमें से आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया है, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ऑप्शन बी दिया है, व्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ऑप्शन सी दिया है, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है विकास। ऑप्शन डी दिया है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो देखिए पूरे विश्व में जो है एक समान दर से सभी बच्चों का विकास नहीं होता है, ये नहीं सही है। और केवल विद्यालयीकरण से जो है विकास होता है या फिर परिणाम से होता है, तो ये भी नहीं है। और अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक देखिए नहीं होता है विकास, ये भी नहीं है। तो देखिए बच्चों का विकास जो जिस प्रकार से होता है वह व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक संस्था या फिर संस्था है और द्वितीयक कारक या संस्था है। अर्थात छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक और या फिर संस्था एवं द्वितीयक कारक या फिर संस्था कौन सी है बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया है परिवार एवं पुस्तकालय, ऑप्शन बी दिया है अभिभावक का कार्यस्थल आस पड़ोस, ऑप्शन सी दिया है संचार माध्यम परिवार, ऑप्शन डी दिया है कानून धार्मिक संगठन। तो देखिए छोटे बच्चों में जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक जो कि परिवार होता है एवं द्वितीय कारक या फिर संस्था जो है पुस्तकालय होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। किस अवस्था में ये बताना है। संज्ञानात्मक विकास के उनके किस अवस्था में जो है बच्चे जो है बीते हुए समय तथा वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे जो है बीते हुए समय वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी जो है निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया सहज क्रियाएं, ऑप्शन बी दिया स्कीमा, ऑप्शन सी दिया संकेत, ऑप्शन डी दिया अवधारणाएं। तो देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को जिस रूप में जाना जाता है उसे हम लोग स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार देखिए स्पेस है, विकास को स्पेस आकार
देता या देते हैं, अर्थात लेव वाइगोस्की के जो सिद्धांत है किसके अनुसार विकास को आकार देते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक, भावात्मक प्राकृतिक कारक। ऑप्शन डी दिया है शारीरिक संवेग। तो देखिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को जो है संस्कृति आकार देती है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है, अर्थात लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर जो है अधिक बल दिया है या फिर बल दिया है। ऑप्शन ए दिया है भाषा, ऑप्शन बी दिया संज्ञानात्मक द्वंद्व, ऑप्शन सी दिया सहज क्रियाएं, ऑप्शन डी है स्कीमा। तो स्कीमा तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, पियाजे से संबंधित है। तो लेव वाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिए हैं वो है भाषा पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अर्थात नैतिक विकास का सिद्धांत देखिए लॉरेंस कोलबर्ग दिए हैं और कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने इसका प्रतिपादन किया है, अर्थात नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए दिया है लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी दिया है जीरोम ब्रूनर, ऑप्शन सी दिया है जीन पियाजे, ऑप्शन डी दिया है वीएफ स्किनर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए, अर्थात एक अध्यापक को जो है अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों में किस प्रकृति का होना चाहिए बताना है। ऑप्शन ए दिया है दृढ़ अर्थात जड़, ऑप्शन बी दिया है गैर लचीला, ऑप्शन सी दिया है लचीला अर्थात सुनम्य, ऑप्शन डी दिया है अनजान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लचीला अर्थात सुनम्य होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। बुद्धि लब्धि अर्थात IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है, इंपॉर्टेंट है। IQ परीक्षणों की आलोचना क्यों की जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, ऑप्शन बी दिया प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, ऑप्शन सी दिया है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, ऑप्शन डी दिया है संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अभिकथन दिया है, इसमें से बताना है आप लोगों को कौन सा सही है या फिर कौन सा व्याख्या करता है या फिर कौन सा गलत है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए कह रहा है अभिकथन ये कह रहा है जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे जो है अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या यह जो है अभिकथन सत्य है? तो देखिए ये अभिकथन जो है सत्य है। तर्क देखते हैं। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए अभिकथन तो सत्य है लेकिन जो तर्क दिया है वो सत्य सही नहीं है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है करा है जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। इसमें देखिए जो स्पेस है इसमें फिल करना है कौन सा इसमें से शब्द लिखा जाएगा। इसमें ऑप्शन ए दिया सामाजिक जैविक, ऑप्शन बी दिया सामाजिक नैतिक, ऑप्शन सी दिया नैतिक सामाजिक, ऑप्शन डी दिया जैविक सामाजिक। तो देखिए जेंडर जो है वो सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जो है जैविक निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए।
अर्थात एक अध्यापक को जो है सभी के लिए अधिगम सहज एवं सुगम बनाना चाहता है और जो है अधिगम प्राथमिकताओं में जो वैयक्तिक जो विभिन्नता के प्रति उसे क्या करना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है उनको अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन सी दिया है उनको मिटा देना चाहिए, ऑप्शन डी दिया दमन करना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, ऑप्शन सी दिया है संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो देखिए कह रहा आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को जो है प्रोत्साहित कर सकती है, कह रहा है कौन सी प्रविधि जो है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया है प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, ऑप्शन बी कह रहा है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ऑप्शन सी कह रहा है विद्यार्थियों से बंद अंत वाले जो है प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो देखिए कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। अर्थात जो सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें में देखिए समावेशन में किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है, इसमें से बताना। ऑप्शन ए दिया है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, ऑप्शन बी दिया है बाल केंद्रित उपागम, ऑप्शन सी दिया है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन डी दिया है वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या देता है। ऑप्शन ए दिया है स्केच बनाना, ऑप्शन बी दिया है वाचन, ऑप्शन सी दिया है देखना, ऑप्शन डी दिया है सुनना। तो देखिए पठन वैकल्य जो कि अर्थात कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती देता है। तो देखिए ये तो इजी है, इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए है। चलिए अगला देखते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसको सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए, ऑप्शन बी है कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, ऑप्शन सी है लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, ऑप्शन डी है इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही जो है सरल से कार्य देने चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप में संप्रेषित करना चाहिए। दृष्टिबाधित लोगों के लिए बच्चों को जो है सहजता से शामिल करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। अगला देखते हैं। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। स्वलीनता से जो बच्चे जूझते हैं उसके प्रतिनिधिक पहचान है तो विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए दिया है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, ऑप्शन बी है आवेगशीलता, ऑप्शन सी है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, ऑप्शन डी दिया है औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं।
बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? इंपॉर्टेंट है अभी। देखिए प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए दिया है बुद्धि का निम्न स्तर, ऑप्शन बी दिया है बोधगम्यता का उच्च स्तर, ऑप्शन सी दिया है कार्यों को आसानी से छोड़ देना, ऑप्शन डी दिया है छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगम्यता का उच्च स्तर, जिससे आप लोग प्रतिभाशीलता का जो है के प्रकार को परिलक्षित कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है करा है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। देखिए तो अभिकथन देखिए सही अभिकथन है। तर्क देखते हैं। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो देखिए ये भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर अच्छे से जो है ए की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया सीखी गई सामग्री को ज्यों का त्यों कह दें। देखिए ज्यों का त्यों कह दे नहीं सही होगा, रटन तो में आ जाएगा। ऑप्शन बी दिया है पाठ्यपुस्तक से सीखना, ऑप्शन सी का रस संदर्भ रहित अधिगम, ऑप्शन डी दिया रचनात्मक अधिगम। तो देखिए विद्यालयों को जो बल देना चाहिए वो देना चाहिए रचनात्मक अधिगम पे, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए ये क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया है स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, ऑप्शन बी है स्व आकलन हेतु अवसर देना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। तो देखिए प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है स्व आकलन हेतु अवसर देना, अर्थात ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देखिए और अगला देखते हैं। करा है अभिकथन देखिए दिया है और नीचे ऑप्शन दिया है। देखिए दिया है अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधित परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए नहीं सही है। बी है योग्यता का अस्तित्व संबंधित परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली होने के तरीके के लिए प्रेरित करता है, ये भी नहीं सही है। तो देखिए अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? ऑप्शन ए दिया है कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक सुनम्यता या फिर लचीलापन, ऑप्शन सी है अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी है जो है विमर्शात्मक लेखन। तो देखिए समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है जो कि कार्यात्मक स्थिरता से, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पुनः देखिए आ गया कथन से और कौन से कारक सही हैं देखते हैं। कह रहा है अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखा करने के बजाय उन पर चर्चा करें। देखिए ये भी ये सही है। आर तर्क है ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। देखिए ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर अच्छे से ए की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भावनाएं। भावनाएं देखिए ऑप्शन ए दिया है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखते हैं कौन सा सही होगा। बी है अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अगला है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही साथ स्मृति को भी। डी है न तो अधिगम को प्रभावित करती है न ही स्मृति को। तो देखिए भावनाएं जो होती हैं वो
अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार का कार्य हो कि विद्यार्थी जो है सीखने के प्रति अभिप्रेरित हों, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है अप्रासंगिक हो, ऑप्शन बी दिया है बिना किसी चुनौती वाला हो, ऑप्शन सी दिया है उसके जीवन से संबंधित हो, ऑप्शन डी दिया है बहुत ही अमूर्त हो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके जीवन से संबंधित हो। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों के अधिगम को जो है आप अगर सहज और सुगम बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, ऑप्शन बी दिया है वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी है अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, ऑप्शन डी दिया है विषय से संबंधित जल शब्द जाल से बचना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए करा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए दिया है पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, ऑप्शन बी दिया है विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का जो है भाव, ऑप्शन सी है बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, ऑप्शन डी है रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ। तो देखिए जो अधिगम में बाधा उत्पन्न होता है जिसके द्वारा विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।